क्लास 9 बच्चा पार्टी। तो बच्चों बहुत मजेदार तरीके से हम इस चैप्टर को तो कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जो आपकी क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी मैथमेटिक्स गणित मंजरी का चैप्टर 2 है। अब बारी है उस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फिर नॉर्मल क्वेश्चंस, तो हम उनका आंसर कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 2.1 to 2.6 एक्सरसाइज एंड ऑफ बुक एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम 2.1 से 2.6 तक की सारी एक्सरसाइजेस को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज सेट 2.1। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है वन शॉट वीडियो देखने के बाद, तो सारे क्वेश्चन आप मुझसे मेरे करने से पहले आप अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर दोगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री बतानी है, तो डिग्री कैसे बताएंगे। डिग्री क्या होती है, जो x की सबसे हाईएस्ट पावर होती है। यहां इस पॉलिनोमियल में x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2। नेक्स्ट यहां पर पॉलिनोमियल y है, y पॉलिनोमियल में y की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 3। यहां तो कोई पॉलिनोमियल ही नहीं है, यहां तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -9 x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 दैट मीन्स 1, किसी की भी पावर 0 बराबर 1 होता है। तो यहां पर हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी, x की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ 0, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 0। नेक्स्ट है 4z - 3, ये एक पॉलिनोमियल है, किसमें, किस वेरिएबल में, z वेरिएबल में। तो z की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ, z की हाईएस्ट पावर है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 1। तो इस टाइप से डिग्री वाले क्वेश्चन करते हैं। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। सबके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने हैं। डिग्री 1 का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 2x + 1। अब देखो यहां पॉलिनोमियल है x पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है 1 है। डिग्री 2 का देखते हैं, हम लिख सकते हैं y में बना देंगे इसको 2y² + 3y - 4, कुछ भी बना सकते हो आप, बट हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 बोला है तो 1 होनी चाहिए, डिग्री 2 बोला है तो 2 होनी चाहिए। अब हमसे बोला है डिग्री 3, डिग्री 3 में हम क्या कर सकते हैं, z ले लेते हैं, z की पावर 3 + 4 लिख सकते हैं, या अब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, z की पावर 3 + 4z² + 3z + 1, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, बट देखो यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 3 है और यहाँ पर भी, तो इन दोनों की ही डिग्री 3 है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में उन एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो, डिग्री 1, डिग्री 2 और डिग्री 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What are the coefficient of x² and x³। अब कोफिशिएंट क्या होता है, देखो बच्चों 4 चीजें मैंने आपको बताई थी, एक तो टर्म बताई थी, एक क्या बताया था, कोफिशिएंट बताया था, और क्या बताया था, टर्म था, कोफिशिएंट था और कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट और वेरिएबल। बस ये 4 चीजें पता होंगी तो आप सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से आसानी से कर सकते हो। जैसे टर्म क्या होती है, जैसे इसमें हमारी टर्म है 1 2 3 4 5 टर्म है। कोफिशिएंट अगर पूछेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का पूछा है तो हम x² के पास जाएंगे, x² के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है 6 की, तो x² का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² = 6। और किसका पूछा है, x³ का पूछा है, x³ कहां पर है, यहां पर। अब कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या आ जाएगा, x³ की किससे मल्टीप्लाई हो रही है
3 से, और वो भी माइनस में, तो -3 साइन के साथ लिखते हैं हमेशा। प्लस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्लस हम कुछ भी नहीं लगाएंगे तो भी प्लस ही होता है, लेकिन माइनस हमें लिखना होता है क्योंकि एक्स क्यूब की पावर, एक्स क्यूब की जो मल्टीप्लाई हो रही है माइनस के 3 से हो रही है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, एक्स क्यूब पूछा है, वो हमने बता दिया। अगर एक्स का पूछता तो हम -2 लिखते, अगर एक्स 4 का पूछता, एक्स की पावर 4 का, तो हम 1 लिखते। क्लियर। कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो तो वो 7 है यहाँ पर। वैसे ही क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट मैं आपको सारे पॉइंट क्लियर करके चल रही हूँ। कांस्टेंट टर्म से 7 है, और किस वेरिएबल में है? ये वेरिएबल है हमारा यहाँ पर एक्स। एक्स का वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है। तो इस तरीके से ये 4 चीजें याद होती हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो। यहाँ पर हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड? जेड का कोफिशिएंट क्या है? मतलब जेड की किससे मल्टीप्लाई हो रही है इस पॉलिनोमियल में? पॉलिनोमियल है हमारा 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। इसमें z तो दिख ही नहीं रहा। जब कोई टर्म होती नहीं, जब कोई पॉलिनोमियल वाली टर्म होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं? हम उसको खुद से बना सकते हैं। हम कर सकते हैं इसको 0z माइनस 11। हमने 0 की मल्टीप्लाई कर दी z से, जेड ही तो बनाना है हमने 0 की मल्टीप्लाई कर दी, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही हो जाएगा। अब जब कोई चीज, कोई टर्म है ही नहीं तो उसको हम 0 मान सकते हैं, तो हमने 0 इंटू जेड कर दिया। तो आप कोफिशिएंट ऑफ जेड लिखोगे इसमें, तो आप क्या लिखोगे? कोफिशिएंट ऑफ जेड, जेड की किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 0 से, तभी तो वो टर्म है ही नहीं। अगर किसी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म ही गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर z से 0 की मल्टीप्लाई हुई, इसलिए z वाली टर्म ही गायब हो गई। इसलिए कोफिशिएंट अगर ऐसे पूछेगा, जो अगर नहीं है वो वाली टर्म, z वाली टर्म नहीं है, तो अब क्या करोगे? 0 से मल्टीप्लाई करके उसको लिख दोगे और कोफिशिएंट बता दोगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? कांस्टेंट टर्म, अभी मैंने 4 चीज बताई थी, तो कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म कौन सी हो जाएगी? कांस्टेंट टर्म हमारी हो जाएगी -10। साइन के साथ लिखते हैं, हमेशा याद रखना, सिर्फ 10 लिखेंगे, 10 लिखते ही आंसर गलत हो जाएगा। साइन के साथ माइनस का 10 है, प्लस का 10 होता है तो 10 लिखते हैं, क्योंकि उसका अगर हम यहाँ पर प्लस 10 होता तो हम उसको 10 भी लिखते हैं या प्लस 10 भी लिखते हैं, तो एक ही बात होती है। लेकिन माइनस अगर है तो हमें माइनस के साथ लिखना है। नेक्स्ट है हमारा 2.1 एक्सरसाइज हमने कर ली है कंप्लीट। अब हम आते हैं 2.2 एक्सरसाइज पर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। 5x - 3 की वैल्यू हमें पता करनी है, और हमें वैल्यू दी है x = 0, x = -1 और x = 2। x की वैल्यू पुट करनी है पहले में 0, सेकंड वाले दूसरे पार्ट में हमें x की वैल्यू -1 रखनी है, थर्ड वाले पार्ट में हमें x की वैल्यू 2 रखनी है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल लिख देते हैं 5x - 3। इसको हम मान लेते हैं 5 × 0 - 3। 5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 - 3, आंसर आ जाएगा -3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी? -3। नेक्स्ट देखते हैं 5x - 3 में x = क्या रखते हैं? -1। तो क्या होगा? 5 × -1 - 3। 5 × -1 हो जाएगा -5 - 3 हो जाएगा -8। यहाँ 5x - 3 में x की वैल्यू हमें 2 रखनी है, तो 5 × 2 -3, 5 2 = 10 -3, आंसर आ जाएगा 7। क्लियर। अब देखो यहां पर कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई है। अगर दो वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल और नंबर के बीच में अगर कुछ नहीं लग रहा तो उसके बीच में मल्टीप्लाई होती है। 5x है तो 5 में मल्टीप्लाई हो रही है x की। इस तरीके से हम भी मल्टीप्लाई करके इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब 3 टाइप के पॉलिनोमियल थे, एक तो लीनियर, एक तो डिग्री बताई थी मैंने आपको, एक लीनियर, क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक। लीनियर में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है वेरिएबल की, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होती है, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 होती है। ये पॉइंट जो मैं बॉक्स में बना के लिख रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये पता होंगे तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, देखो हाईएस्ट पावर इसमें s की 2 है, किस वेरिएबल में है? ये s वेरिएबल में, और हाईएस्ट पावर 2 है क्योंकि क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने भी पीछे करा था, इसको मैं रफ कर रही हूँ, इसको नोट कर लेना। x की वैल्यू, s की वैल्यू हमें 0 रखनी है, तो पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उतार लेते हैं, नोट कर लेते हैं। 4s
प्लस 6, s की वैल्यू 0 रखोगे तो 7 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, किसी भी नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, नेक्स्ट 4 में 0 की तो 0 प्लस का 6, ये हो जाएगा 0 माइनस 0, ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट देखते हैं 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, इसमें s की वैल्यू हमें माइनस 3 रखनी है, तो 7 इंटू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4, s की वैल्यू यहां पर भी मल्टीप्लाई करके लिख लो, माइनस 3 प्लस 6, 7 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 9, बट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि पॉजिटिव अगर पावर होती है तो माइनस का जो साइन है वो चला जाता है, क्योंकि माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहां देखो ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, और 4 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस 6, सबको हम करेंगे 7 9 63 प्लस 12 प्लस 6, ऐड कर देंगे सबको, 63 प्लस 18, 18 में ऐड करेंगे 8 9 10 11 का 1 1 करिए 6 7 और 8, ये आ जाएगा 81। s की वैल्यू में 4 रखनी है इस ही पॉलिनोमियल में, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6, 4 4 16 माइनस 4 4 16 प्लस 6, 16 7 6 7 42 का 2 4 कैरी 6 7 1 7 8 9 10 11 112 माइनस 16 प्लस 6, माइनस 16 प्लस 6 को पहले सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा माइनस का 10, माइनस 16 में प्लस 10 करोगे प्लस 6 करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, 10 इसमें से माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा 2 102 102 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करने हैं, बस वैल्यू रखनी है और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इक्वेशंस बनाने, पॉलिनोमियल्स बनाने में, तो कैसे बनाएंगे हम, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम ऑफ सलील प्रेजेंट एज, सलील की जो मदर की अब की एज है वो 3 टाइम है सलील की एज की। जैसे अगर आपकी एज है 15 तो आपकी मदर की एज कितना है 3 टाइम, 3 टाइम मतलब 15 इंटू 3 15 इंटू 3 45, इस तरीके से इन दोनों के बीच की एज का रिलेशन बताया है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल से आपकी, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, बस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे क्या करते हैं 3 प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई और मोर मतलब होता है प्लस और टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, लेट सलील्स एज, लेट्स सलील्स एज हमने मान ली x ईयर, तो उसकी मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज x इंटू 3 टाइम्स है ना, तो 3x ईयर हो जाएगी। अब ये कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर, 5 साल के बाद, जैसे 5 साल के बाद आपकी अभी 15 है तो 5 साल के बाद 5 इयर्स के बाद आपकी 20 हो जाएगी, आपकी मम्मी की कितनी हो जाएगी 45 प्लस 5 50 हो जाएगी, तो दोनों का जो प्लस है वो 70 इयर्स आएगा। ठीक है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी आज की जो एज है, ये वाली जो एज है 5 साल वाली नहीं, अब वाली जो एज है x और 3x वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हम पता लगाएंगे आफ्टर 5 ईयर सलील्स एज, आफ्टर 5 ईयर सलील्स एज क्या हो जाएगी x प्लस 5, अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगी, इसमें हमें 5 साल बाद 5 ईयर बाद अपनी एज बतानी है तो हम प्लस करके ही निकालेंगे, जैसे 15 प्लस 5 20 निकाला था। आफ्टर 5 ईयर्स मदर्स एज 3x प्लस 5 हो जाएगी, जैसे हमने वहां पर 45 में 5 प्लस करा था। तो अब ये कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, दोनों की एज को प्लस करेंगे। ये कह रहा है कि एज विल एड अप टू 70 ईयर, दोनों की एज को प्लस करोगे x प्लस 5 और 3x प्लस 5 को अगर प्लस करोगे तो उनका सम आ जाएगा 70 ईयर, इसका कहना ये है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 3x प्लस x 4x हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 70, 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10, x की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन 4, दैट इज 4 2 8, सॉरी 4 1 4,
4 5 20, 15 ईयर। तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू आ गई 15, तो सलील की जो प्रेजेंट एज है वो आ गई हमारे पास, सलील प्रेजेंट एज कितनी आ गई 15 ईयर। अब उसकी मम्मी की निकालेंगे, मदर्स एज कितनी आएगी 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 15 दैट इज 45, जो हमने आपकी और आपकी मम्मी की मानी थी अकॉर्डिंग टू दिस वैसी ही आ गई 45। अब देखो 45 प्लस 15 हो गया ना 70, दोनों का मिलाकर। तो इसी तरीके से यहाँ पर उनकी प्रेजेंटेज बतानी थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स है 63। टू पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका डिफरेंस है 63। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड द टू इंटीजर्स। टू इंटीजर्स बताने हैं तो कैसे बताएंगे, इसको भी करके देखते हैं। तो बच्चों जब हमें रेशो में दिया होता है तो हम क्या करते हैं, हम इंटीजर्स को कैसे मानते हैं, हम क्या कर लेंगे, रेशो दिया हमें 2:5, तो हम फर्स्ट इंटीजर मान लेंगे। लेट्स फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2x। 2 का ही कोई वेरिएबल, 2 के साथ वेरिएबल लगा दो क्योंकि तभी तो 2:5 आया है। और सेकंड इंटीजर हो जाएगा 5x। अब देखो 2x अपॉन 5x, तो जो भी कॉमन होगा वो कट गया, रेशो आ गया हमारा 2/5 दैट इज 2:5। इसलिए हम क्या मानते हैं, 2x और 5x मान लेते हैं कि कोई इंटीजर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मे भी हो रहा हो। अभी कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स है 63। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसको दो तरीके से कर सकते थे हम। पहले तो एक 63 मानते और दोनों का डिफरेंस 63 दिया है, फिर उसका रेशो ऐसे रख देते, पर रेशो वाले में हम पहले रेशो से मान लेते हैं क्योंकि बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए करना। अभी कह रहे हैं कि उनका जो डिफरेंस है वो 63 है, तो डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x, दोनों जो इंटीजर्स है उनका डिफरेंस है हमारा 63। तो अब हम इसका क्या निकाल देंगे, 3x इज इक्वल टू x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू आ गई 63/3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, x की वैल्यू आ गई 21। अब हमारे पास दोनों इंटीजर नहीं आए अभी, क्योंकि पहला हमारा 2x था, दूसरा हमारा 5x था। तो फर्स्ट को हम क्या कर लेंगे, 2 इंटू 21, x की वैल्यू आई है 21, तो आ जाएगा 42। और सेकंड इंटीजर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 21, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 105। तो ये दोनों हमारे इंटीजर्स आ गए जिनका डिफरेंस क्या है 63 है, और इनका रेशो अगर निकालोगे तो 2:5 निकलेगा। तो अगर रेशो वाले आए तो पहले आप रेशो से इंटीजर्स मान लेंगे और उस जो दूसरी टर्म दी है उससे हम सॉल्व करके इजीली निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। रूबी हैज 3 टाइम एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन। रूबी के पास 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन, एक तो 2 रुपीज के कॉइन है ना, और एक है उसके पास 5 रुपीज के कॉइन। ये है उसके पास कॉइन 2 के और 5 के, तो इसको हम कैसे करेंगे, 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन। तो जितने उसके पास 5 रुपीज के कॉइन हैं, जैसे मान लिया हमने 5x है उसके पास 5 रुपीज के कॉइन, x है उसके पास 5 रुपीज के कॉइन, तो यहाँ पर उसके पास 3 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा 3x है। अगर ये उसके पास 5 रुपीज के 5 कॉइन है तो उसके पास 2 रुपीज के 5 3 15 कॉइन होंगे। 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज कॉइन। जितने उसके पास 5 रुपीज के कॉइन थे उसके 3 टाइम उसके पास 2 रुपीज के कॉइन है। इफ शी हैज टोटल 88 रुपीज, अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज है, हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑन ईच टाइप। तो उसके पास ये जो x की वैल्यू वो निकालिए, 2 रुपीज के कितने कॉइन है, 5 रुपीज के कितने कॉइन है। x की वैल्यू आ गई तो 5 रुपीज के निकल आएंगे, और x की वैल्यू आ गई तो 3 इंटू x करके हमारे पास 2 के कॉइन निकल आएंगे। दोनों का सम हमें दिया है 88। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास देखो 3x इंटू 2, 3x है 2 रुपीज के कॉइन, प्लस 5 है x है उसके पास 5 रुपीज के कॉइन। अब ये दोनों का सम है 88, तो वैल्यू निकालेंगे 3 इंटू 3 2 जार 6, x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 88। 6 और 5 कितना हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू 88। x की वैल्यू आ जाएगी 88 अपॉन 11 दैट इज 8। x की वैल्यू आ गई 8। तो अब उसके पास 5 रुपीज के जो कॉइन है वो तो है 8, क्योंकि 5 रुपीज के हमने x वैल्यू माननी थी, तो उसके तो हो गए उसके पास 8 कॉइन। लेकिन उसके बाद 2 रुपीज के कितने कॉइन होंगे 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 दैट इज 24 उसके पास 2 रुपीज के कॉइन होंगे। तो हम लिखेंगे 2 रुपीज कॉइन
इज इक्वल्स टू 24 और 5 रुपीज कॉइन, रुपीज 5 कॉइन इज इक्वल्स टू 8। इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। आगे यहां पर हमारे पास 6 क्वेश्चन मिस हो गया है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा वो। 7 कर लेते हैं पहले। एक्सरसाइज 2.2 का 7th क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल दिया है हमें, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, लेंथ और ब्रेथ। जो 6 क्वेश्चन रह गया उसको मैं शॉर्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। ये रेक्टेंगल है, इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है, ठीक है। इसका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और जल्दी से इसका एरिया मुझे कमेंट में बता दो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, कमेंट सेक्शन में उसको बता के जाना। अब ये कह रहा है एक तो इसमें लेंथ होती है और एक विड्थ होती है। ये कह रहा है कि रेक्टेंगल इज 3 टाइम, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 टाइम। तो लेंथ है 3 टाइम जितनी की, देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, जितनी उसकी विड्थ है उसका ट्वाइस करके 3 टाइम्स है। कैसे देखो, विड्थ हमने, जब विड्थ से हमें बाद वाला हम मानते हैं, लेट्स विड्थ इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स मीटर मान लिया हमने। तो लेंथ कैसे निकालेंगे हम इसकी, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, मोर का मतलब मैंने बताया था प्लस, 3 मोर देन, तो 3 मोर देन है, किससे मोर देन है, ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ का ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, विड्थ का जो ट्वाइस है उससे 3 मोर देन इसकी क्या है, लेंथ है। तो 2x प्लस 3 इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। अभी कह रहा है एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। तो हमारे पास लेंथ और विड्थ हमने निकाल ली। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या करेंगे, पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में रख देंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू या एल प्लस बी, एल प्लस डब्ल्यू लंबाई, लेंथ प्लस विड्थ होता है। तो 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दिया है 24, ये हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम इसमें एल और डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे। एल की हमारी आई थी 2x प्लस 3 और डब्ल्यू हमने माना था x, ये हो गई 24। 2x प्लस 3 और प्लस x, तो 2x प्लस x हो जाएगा 3x प्लस 3। 24 में डिवाइड कर दो 2 का, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। क्लियर। अब 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 दैट इज 9 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9/3, 3 3 जार 9, x आ गई हमारे पास 3। तो इसकी हमारे पास विड्थ तो आ गई 3 मीटर और लेंथ निकालेंगे हम इससे, लेंथ आ जाएगी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 3, 2 3 जार 6, 7 8 9 मीटर। लेंथ 3 मीटर और विड्थ वो सॉरी लेंथ 9 मीटर और विड्थ आ गई इसकी 3 मीटर। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपकी 2.2 एक्सरसाइज भी हो गई है कंप्लीट। अब हम चलेंगे 2.3 एक्सरसाइज को करने। यहाँ पर हमसे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग, अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट के पास, देखो एक एक टॉपिक क्लियर करते जा रहे थे तो उसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट, जैसे हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया उसके बाद उसकी एक एक्सरसाइज थी। अब यहाँ पर एक अलग टॉपिक आया है तो उसको हमें कैसे करना है वो देखते हैं। अ स्टूडेंट हैज, ये ब्लॉक्स वाले जो हमने बॉक्स बनाकर टेबल बनाई थी ना उस टाइप के क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट के पास कितने हैं 500 है सेविंग बैंक अकाउंट में। शी गेट 150 एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी। उसको हर मंथ कितना मिलता है 150 रुपीज मिलता है। तो यहाँ तो हम लिख देंगे हर मंथ मिल रहा है, तो पहले मंथ, सबसे पहले में क्या हमने वन शॉट में देखा था, हमें जनरल टर्म निकालने। जनरल टर्म निकालते ही हम सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले टेबल बनाते हैं फिर उसकी जनरल टर्म निकालेंगे और जो पूछेगा उसका आंसर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे मंथ और यहाँ लिखेंगे मनी, ठीक है। सबसे पहले उसके पास कितनी थी, स्टार्टिंग में उसके पास थे 500 रुपीज। अब हर मंथ उसको मिल रहा है 150, एवरी मंथ उसको 150 और मिलता जा रहा है। तो 500 प्लस 150 तो कितना आ जाएगा 650। सेकेंड मंथ में उसे कितना मिलेगा 650 में और 150 मिल जाएगा, 650 प्लस, या फिर ऐसे कर देंगे 150 पहले में 150 दूसरे में। तो हम क्या करेंगे 500 तो थे ही उसके पास और फर्स्ट मंथ में भी उसे 150 मिले, सेकंड मंथ में भी तो 300 मिलेंगे ना, तो 2 इंटू 150, या फिर ऐसे करो आप 300 लिख दो। 2 मंथ के 300 हो गए, 600 हो गए, वो सॉरी 800 हो गए।
अब इसके हमें जनरल टर्म निकालनी है। 3 में क्या हो जाएगा, 500 तो ऑलरेडी थे, 150 प्लस 150 प्लस 150, 3 इंटू 150 आ जाएगा, दैट इज 450। ये कितना हो गया, 950। अब देखो कैसे हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे। यहाँ पहले मंथ में 500 ही था, तो यहाँ पे तो हमारा 500 ही हो गया, ठीक है, पहले तो हमारा 500 ही हो गया। दूसरी बार 650 हुआ, तो 500 जो पहले था उसमें हमने क्या किया, 1 इंटू 150, एक महीने फर्स्ट मंथ में 150 रुपीज मिला। सेकंड के लिए हमने क्या करा, 500 प्लस 2 इंटू 150, 2 मंथ में 150 150, 2 इंटू 150 दैट इज 300। 2 मंथ में पहले मंथ में 150, सेकंड मंथ में 150, तो 300 हो गया, 2 इंटू 150। थर्ड मंथ में क्या हो जाएगा, 500 प्लस 3 इंटू 150, 3 मंथ में से 150 150 150, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 450 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 950। तो जनरल टर्म हमारी क्या निकली, इसमें हम कर देंगे 0 इंटू 150। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, 500 500 तो सब में ही है, 500 लिख दिया, प्लस यहाँ पे देखो 0 मंथ में 0 से मल्टीप्लाई हुई, 1 में 1 से, सेकंड मंथ में 2 से, थर्ड से 3 से हुई, तो हम x वाले मंथ का निकालेंगे, n वाले मंथ का, n की मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर सब में 150 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप भी 150 की कर दो। तो जनरल टर्म हमारी आ गई 500 प्लस 150n। अब इस टर्म से, इस जनरल टर्म से हम किसी चीज की भी वैल्यू निकाल देंगे। अब ये कह रहा है कि हाउ मच मनी विल ही हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो उसके पास हर मंथ कितनी मनी होगी, जैसे फर्स्ट मंथ के एंड में 650 होगी, सेकेंड मंथ के एंड में 800 होगी, नेक्स्ट में 950 होगी। तो यही पूछ रहा है, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो nth मंथ में कितना होगा, हमने निकाल दिया, nth मंथ में उसके पास हो जाएगा 500 प्लस n इंटू 150, 500 प्लस 150n। इस तरीके से हमने ये जनरल टर्म निकाल दी, nth मंथ में उसके पास कितनी मनी होगी। तो इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे, इसको आप ऐसे ऐसे अरेंज करेंगे, स्केल से प्रॉपरली बनाएंगे टेबल। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल वाले कराए थे। आगे देखते हैं, अ रैली स्टार्ट विद 120 मेंबर। एक रैली है, वो कितने मेंबर से, 120 मेंबर से स्टार्ट हुई, तो 120 लिख देंगे हम यहाँ। ईच आर, हर घंटे, तो यहाँ पर तो आर की बात करी है, और यहाँ पे मेंबर्स लिखेंगे हम। मंथ की बात करता है तो ऊपर मंथ लिखते हैं, आर की बात करी तो हमने ऊपर आर लिख दिया। हर आर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट इन द ग्रुप, 9 मेंबर्स उसमें से निकलते जा रहे हैं। तो पहले घंटे में, मतलब 0 स्टार्ट हुई थी, 0 आवर्स में शुरुआत हुई थी 120 से। फर्स्ट मंथ में उसमें से फर्स्ट आवर में जब 1 घंटा कंप्लीट हुआ तो 120 में से 9 मेंबर चले गए। दूसरा घंटा हुआ, फिर 120 में से 9 और चले गए, ठीक है। तीसरा घंटा हुआ, फिर और 9 चले गए। तो ऐसे करके हम कैसे निकालेंगे इसकी जनरल टर्म, हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, 3 4 तक निकाल देंगे हम, ठीक है। तो पहले शुरुआत में तो 120 थे, यहाँ पर 120 में से 9 माइनस करेंगे, 111 आ जाएगा। अब यहाँ से 111 बचे, तो 111 में से और 9 माइनस किया, तो कितना आ गया, कितना आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस करेंगे, 11 में से 9 गया, तो आई थिंक 102, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 102 आ गया। फिर नेक्स्ट में 102 में से और 9 माइनस कर देंगे, तो यहाँ जनरल टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों हम, यहाँ पर देखो फर्स्ट आर में तो 1 इंटू 9, 120 माइनस 1 इंटू 9, सेकेंड में 120 माइनस 2 इंटू 9, दो बार 9 लोग निकल गए हर घंटे में। थर्ड वाले में 120 माइनस 3 इंटू 9 हो जाएगा। फोर्थ वाले में 120 माइनस 4 इंटू 9 हो जाएगा। और nth वाले में, nth भी पूछा है, nth आर में तो हमें जनरल टर्म भी निकालनी है। आप इसको निकालोगे 120 माइनस 9 3 27, 27 माइनस कर दो, 10 में से 3 गया हमारा, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 93, क्या आ जाएगा 93, 120 माइनस 4 इंटू 9 4 36, 36 माइनस कर दो, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 11 बचेगा, 11 में से 1 2 3 जाएगा तो 84 आ जाएगा। अब nth में निकालना है, मतलब जनरल टर्म निकालनी है, तो जनरल टर्म कैसे निकालेंगे,
120 120 सब में है। इसमें आप क्या करोगे 0 into 9 कि पहले आर में तो 120 से स्टार्ट हुआ, तो 0 में 0 से मल्टीप्लाई, सब में देखो 120 से 120 लिख रहा है, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, 0 वाले में 0 से मल्टीप्लाई, 1 वाले में 1 से, 2 वाले में 2 से, 3 वाले में 3 से, 4 वाले में 4 से, तो यहाँ n वाले में n से हो जाएगी मल्टीप्लाई, सब में हो रही है 9 से मल्टीप्लाई, n into 9, तो जनरल टर्म हमारी आ गई 120 माइनस 9n। nth टर्म हमारी क्या आ गई, nth आर बाद कितने लोग बचेंगे 120 माइनस 9n। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 मीटर। लेंथ है किसी रेक्टेंगल की 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहां पर देखो लेंथ और यहां पर हमें ब्रेथ दी है और एरिया। एरिया का फॉर्मूला भी मैंने आपसे कमेंट में पूछा था, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। तो यहां पर हम देखो लंबाई हमें लेंथ दी है 13 मीटर। फर्स्ट में हमें क्या करना है, एक बार हमें 12 सेंटीमीटर विड्थ लेनी है, सेकंड में लेंथ तो 13 सेंटीमीटर ही रहेगी, दूसरी बार हमें 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, 13 सेंटीमीटर ही लेंथ रहेगी, थर्ड टाइम हम 8 सेंटीमीटर की विड्थ ले लेंगे। एरिया कैसे निकलेगा 13 इंटू 12, यहाँ पर 13 इंटू 10, यहाँ पर 13 इंटू 8। आप देखो कैसे 13 में 12 की मल्टीप्लाई करके निकालो, 13 इंटू 12, 12 3 36 का 6 कैरी, 12 1 12, 13 14 15, 156। कितना आ जाएगा इसका एरिया 156। नेक्स्ट इसका आ जाएगा 130, 13 8 3 8 24, 2 कैरी, 8 1 8, 9 10, 104 इसका एरिया आ गया। क्लियर। अब ये पूछ रहा है, हमने 12 8 10 और 8 में हमने बता दिया। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लीनियर पैटर्न क्या होगा, तो लीनियर पैटर्न इसका लिखेंगे हम जनरल टर्म। वो क्या होगी, इन सब नाम से घबराना नहीं है, बस हमें इन सारे क्वेश्चन में जनरल टर्म ही निकाल के बतानी है। देखो 13 13 सब में मल्टीप्लाई हो रही है, जितना हमें ब्रेथ देगा, जितना हमें विड्थ दे रखी होगी, हमने मान लिया विड्थ है W, 13 W इसका हो जाएगा जनरल टर्म। लेंथ तो हमें हमेशा 13 13 रखनी है, लेकिन विड्थ क्या हो रही है, हर बार 2 सेंटीमीटर कम हो रही है। पहले 12 थी, फिर 10 हुई, फिर 8 हुई, फिर 6 हो जाएगी, मे बी फिर 4 हो जाए, फिर 2, फिर ऐसे करके कम। तो 13 में जितनी भी हमें विड्थ दी होगी, अभी हमें एग्जैक्ट वो नहीं बताया कि किस टाइप से, बस हमें 13 विड्थ मतलब क्या बताया कि विड्थ से मल्टीप्लाई करके हमें एरिया में जितना एरिया निकलेगा, क्या लेंथ में 113 में जितनी भी विड्थ होगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा। तो ये हो जाएगा लीनियर पैटर्न। इसका एरिया ऐसे निकलेगा, जितनी भी विड्थ का पूछे उतनी की मल्टीप्लाई कर दो, 13 में आपका एरिया निकल आएगा। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 11। रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी लेंथ है 7, बॉक्स है तो एक क्यूब टाइप में होगा, बट हम इसकी लेंथ और विड्थ की बात करते हैं। तो यहां पर इसकी जो लेंथ है वो है 7 और विड्थ है 11, चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई 7 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इट्स हाइट। अब बॉक्स है तो उसमें कुछ वॉल्यूम भी होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उसकी जो हाइट है वो भी होगी। देखो मैं बताती हूँ, जैसे ये बॉक्स है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मैं बना लिया, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये है इसकी हाइट। हाइट भी तो होगी किसी बॉक्स में, लंबाई चौड़ाई, बेस तो इसका ये नीचे वाला है, तो लेंथ तो इसकी 7 है, विड्थ है 11 और हाइट से हमें क्या निकालना है, हाइट हमें बार बार अलग अलग दी है, 5 9 और 13, और हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। ठीक है। अब यहां पर L हमें दे रखी है और B दे रखा है, और हमारे पास H हर बार अलग अलग है, एक बार 5 है, एक बार 9 है, एक बार 13 है। तो हम क्या करेंगे, L की जगह तो हम 7 इंटू B की जगह हम क्या करेंगे 11, और H की जगह फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं हम, जब 5 सेंटीमीटर है H बराबर, तो H बराबर 5 सेंटीमीटर लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 11 जार 77 इंटू 5, 7 5 जार 35, 3 कैरी, 7 5 जार 35, 36 37 38, 385 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों यूज हुई है। सेकंड वाले में देख लेते हैं, हाइट है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, L
7 ही है, और B 11 है, और H हमारे पास 9 है। 77 में मल्टीप्लाई कर दो 9 की, 11 7 77, 9 7 63 का 3 6 कैरी, 9 7 63 और 64 65 66 67 68 69, 693 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। थर्ड वाले के लिए निकालेंगे 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर के लिए क्या हो जाएगी, L इंटू बी इंटू एच, तो H 13 है। 77 में इस बार किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 13 की, तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर दे दो। 7 3 21, 2 कैरी, 7 3 21, 22 23, और यहाँ पर हो गया 7 7 1 7 3 10 और 7 3 10 1001, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जनरल टर्म पूछ रहा है कि इसका लीनियर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, लीनियर रिप्रेजेंटेशन, लीनियर पैटर्न क्या होगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, L और B सब जगह सेम ही है, तो L इंटू बी, जो कि हमारे पास क्या है 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 हमने सब में करा है, और H जितना भी देगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 77H, 77 तो सब में ही कॉमन रहेगा, 77 की मल्टीप्लाई करनी है, H जितना भी देगा उसकी मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर लिख देंगे। तो इसका लीनियर पैटर्न, लीनियर रिप्रेजेंटेशन हो गया 77H। आगे देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर 2.4 पे आएंगे। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेज। सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसमें कितने पेजेस हैं, 500 पेज, तो यहां लिखेंगे हम पेजेस 500। शी रीड्स 20 पेज एवरी डे, तो यहां डेज की बात हुई है, तो यहां हम ऊपर लगा देंगे डेज। अब उसने 500 पेजेस की एक बुक पढ़नी स्टार्ट की, तो 0 डे में तो उसने 500 पेज ही थे उसमें पूरे। फर्स्ट डे वो उसने कितना पढ़ लिया, 20, तो 500 में से 20 कम कर दो, 20 पेज वो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, कितना आ जाएगा 480। सेकेंड डे में वो 20 और पढ़ लेगी, हर दिन वो 20 पेजेस पढ़ रही है, तो 500 माइनस या फिर 480 माइनस 20 करोगे, 480 तो ऑलरेडी हो चुके थे, 20 अगर हम इसका 500 से देखें तो 500 में से 20 माइनस फिर एक और 20 उसने पढ़ लिए। थर्ड में 500 में से 20 पहले दिन के, 20 दूसरे दिन के, 20 तीसरे दिन के। अभी कह रहा है कि हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो कुछ भी निकालने के लिए हमें पहले लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटेशन निकालना पड़ेगा, मतलब जनरल टर्म निकालनी होगी। तो देखते हैं इसमें क्या रिलेशन बनता है। देखो यहां पर ये 480 था, ये 500 है, ये सॉल्व करोगे तो 460 आएगा, ये सॉल्व करोगे तो 440 आएगा, ठीक है। तो हम जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म में हम क्या कर रहे थे, 500 तो सब में ही है, माइनस देखो फर्स्ट वाले में 500 माइनस 1 इंटू 20, सेकेंड वाले में 500 दो बार 20 माइनस करना है, 2 बार 20 माइनस करना है ना, 2 इंटू 20 कर दिया। थर्ड वाले में 500 माइनस 3 इंटू 20 करना है, 3 बार 20 माइनस करना है, तो 3 इंटू 20 कर दिया थर्ड वाले में। और यहाँ पर हमारा 500 माइनस 0 इंटू 20, 0 डे है तो उसने 0 इंटू 20, 0 तो कुछ भी नहीं पड़ा, तो 500 के 500 बचे। तो इसका जनरल टर्म निकालेंगे हम, 500 तो सब में ही है, माइनस माइनस सब में है, 0 वाले में 0 है, 1 वाले में 1 है, 2 वाले में 2 है, 3 वाले में 3 है, तो n वाले में n हो जाएगा। 20 20 20 की मल्टीप्लाई हुई तो n में 20 की मल्टीप्लाई आप भी कर दो, तो ये होगा इसकी जनरल टर्म 500 माइनस 20n। अभी कह रहे हैं कि 15 डेज बाद, तो 15 डेज का निकाल दो n, 15 डेज के बाद n की वैल्यू रख दो 20, वो सॉरी 15, 20 इंटू 15, 500 माइनस 300 दैट इज 200, तो 200 उसके 15 डेज के बाद पेजेस बचेंगे, 200 वो पेजेस उसके लेफ्ट बचेंगे। कितने पढ़ चुकी होगी वो, 300 पढ़ चुकी होगी, और उसके 200 आप बचेंगे। तो इस तरीके से आपको ये पैटर्न बनाना है, सिर्फ आप जनरल टर्म निकालेंगे और किसी का भी आंसर निकाल देंगे। डायरेक्ट आप 15 डेज का निकाल सकते थे, एक्सप्रेस दिस इज अ लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न में हमने पहले निकाल दिया, फिर 15 डेज का निकाला है, तो आप पहले 15 डेज का भी निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर 3 की जगह 1 2 3 की जगह 15 रखेंगे, 15 इंटू 20 आपका आंसर आएगा 200। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4, इसके क्वेश्चन को अभी हम कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज सेट 2.4, तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है जिसकी इनिशियल में हाइट देखी गई कितनी, 1.75 फीट।
अब वो हर मंथ कितना ग्रो कर रहा है, 0.5, फिर ग्रो कर गया, फिर अगले मंथ फिर 0.5 ग्रो कर गया, फिर अगले नेक्स्ट मंथ फिर 0.5 ग्रो कर गया। तो अभी हमें इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर t वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट h इंक्रीज एवरी मंथ। पूरी टेबल बनानी है 0 से लेके 10 मंथ की। तो 0 तो हमें यहाँ पर दिया है 1.75 है, फिर उसके बाद 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बनाएंगे। फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी, ऐसा एक्सप्रेशन मतलब जनरल टर्म जिसको मैं बोल रही थी, एच और टी में आपको एक्सप्रेशन निकालना है, जनरल एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, और एक्सप्लेन करना है कि क्यों, कैसे ये लीनियर ग्रोथ कर रहा है, मतलब ये क्यों लीनियर ग्रोथ दिखा रहा है। तो अगर बढ़ रहा होगा तो लीनियर ग्रोथ दिखाएगा, अगर घट रही होगी पर मंथ वैल्यू, घटती है तो डिके दिखाता है। तो चलिए टेबल बना लेते हैं, टेबल से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे हाइट, यहां पर लिखेंगे मंथ, मंथली हो रहा है तो मंथ लिखेंगे। 0 मंथ में हाइट कितनी थी बच्चों, 1.75 फीट। नेक्स्ट फर्स्ट मंथ में कितना हो गया, 1.75 प्लस 0.5। नेक्स्ट फिर 2 मंथ में जितना ये आएगा कितना आएगा, 1.80, ठीक है। 1.80 में 0.5 और बढ़ जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.75 प्लस पीछे से जो करते आ रहे थे 2 इंटू 0.5, 2 बार 0.5 0.5, पहले मंथ में 0.5 बढ़ेगी, सेकंड मंथ में 0.5, तो 2 इंटू 0.5 और 1.75 तो पहले ही थी। थर्ड मंथ में दिखाना है 1.75 प्लस 3 इंटू 0.5, थर्ड मंथ में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.5 की, 3 टाइम्स 0.5 बढ़ जाएगी, फर्स्ट मंथ की 0.5, सेकंड की और थर्ड की, ऐसे करके। फिर फोर्थ की दिखाएंगे 1.75 प्लस 4 इंटू 0.5, फिर फिफ्थ की हो जाएगी 1.75 प्लस 5 इंटू 0.5। डायरेक्टली अगर हम ऐसे करते हैं ना, टर्म बनाते हैं तो हमारी जनरल टर्म इजीली बन जाती है। 5 तक तो ये निकल के आएगी, देखो 0 में तो 1.75, उसके बाद 1.80, यहाँ पर 1.75 प्लस 0.5 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10 तो 1.0 हो जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 2.75। क्लियर। सॉरी यहां पर 5 2 10, ये हो जाएगा 1। अब इसमें 1 ऐड करेंगे, हमने यहाँ पर गलती करी है, यहाँ पर हमने गलती करी है प्लस करने में, ये जुड़ेगा 0.50 है ना, 5 यहाँ पर रखा जाएगा तो ये आएगा 5, 7 और 5 कितना आ जाएगा, 12 का 2, 1 कैरी, 2.25 हो जाएगी इसकी हाइट। इसमें हमने गलत ऐड कर दिया, हमने 2.25 हो जाएगी। नेक्स्ट में कितनी होगी, 2.75। नेक्स्ट में कितनी होगी, 1.75 प्लस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 1.5 बढ़ेगी, 1.5 इसमें ऐड करोगे कैसे आएगा, 5 7 और 5, 12 का 2, 1 कैरी, 1 2 3, 3.25 हो जाएगी। फिर उसके बाद 1.75 प्लस 4 5 20, तो 2.0 बढ़ जाएगी, हो जाएगी 3.75। इस तरीके से यहां पर हो जाएगी 1.75 प्लस 5 5 25, 2.5 पड़ेगी, तो इसको हम ऐड करेंगे 2.5 ऐसे, 5 7 5 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 and 1 3 and 1 4, 4.25। ऐसे आपको 6 7 8 9 10 तक का दिखाना है, 10 तक का पूरा टेबल दिखाना है। अब हमसे ये कह रहा है कि चलो हम निकाल ही देते हैं 6 7, इसको हम यहां पर कर देते हैं पार्टीशन, यहां निकालेंगे 6 की, आप इसके आगे ही निकालेंगे नोटबुक में, 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 6 में कितना होगा, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 0.5, मतलब 6 इंटू 0.5 प्लस 6 इंटू 0.5, यहां पर हो जाएगा 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5, 75 प्लस 8 इंटू 0.5, 1.75 प्लस 9 इंटू 0.5, 1.75 प्लस 10 इंटू 0.5। अब यहां पर हमसे इनको सॉल्व करके आप आंसर लिख देंगे। यहां पर हमसे पूछा है कि 7 मंथ में, 7 आफ्टर 7 मंथ कितनी हाइट होगी, तो 7 मंथ का हमारा ये रहा, इसको सॉल्व कर देंगे।
1.75 प्लस 7 5 35, तो 3.5 आ गया। 3.5 ऐड कर लो, 1.75 में 3.5 ऐड करना है। ऐड ऐसे करेंगे जैसे मैंने गलती कर दी थी, आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे नोट करके नहीं लिखते तो कभी कभी गलती हो जाती है। 5 7 5 का 12 3 1 4 एंड 1 5 5.25 फीट उसकी हाइट हो जाएगी। कितना? आफ्टर 7 मंथ। अभी कह रहा है जनरल एक्सप्रेशन क्या होगी, एच और टी में क्या रिलेशन होगा। तो जनरल हम निकालेंगे, यहीं पर ही निकाल देते हैं, इसको रफ कर देती हूँ। जनरल एच और टी में कैसे निकलेगी, जनरल टर्म हमें निकालनी है। तो ये तो देखो टाइम है, मंथ ये हो गया टी और ये हो गया एच, ठीक है। अब यहां पर 1.75, ठीक है, और फिर सब में प्लस प्लस आ रहा है, सब में 1.75 है, फिर प्लस प्लस आ रहा है, फिर जो टर्म है उसकी मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब टाइम की, मंथ की मल्टीप्लाई हो रही है, तो टी की मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी मंथ होगा, और सब में 0.5 की, 0.5 में सब में मंथ की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ गया हमारा जनरल टर्म। यही तो निकाला था 1.75 फिर प्लस, फिर जो भी मंथ, जैसे यहाँ 1 इंटू 0.5 था, 2 इंटू 0.5, 3 इंटू 0.5, तो यहाँ t इंटू 0.5 लिख देंगे और ये आ जाएगी हाइट। तो ये हो जाएगा हमारा इसका एच और टी में रिलेशन, 1.75 प्लस 0.5t। ये आ गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर्स। अब ये कह रहा है कि जो एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, क्योंकि लीनियर ग्रोथ क्यों दिखा रहा है, एक तो प्लस हो रहा है, प्लस जब होगी तो ग्रोथ होती है, माइनस होता है तो क्या होता है, डिके होता है। अब देखो 1.75 थी, फिर 2.25 हुई, फिर 2.75 हुई, बढ़ रही है कंटिन्यूअस हर मंथ, तो क्या हो रहा है, लीनियर ग्रोथ हो रही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, एक मोबाइल फोन कितने रुपए का खरीदा गया, 10,000 का, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800 पर ईयर, पर ईयर 800 डिक्रीज हो रही है। तो यहां पर ऊपर लिखेंगे हम ईयर, टाइम है तो ये भी इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर उसकी वैल्यू है, वैल्यू को हम वी लिख देते हैं, ठीक है, कितनी वैल्यू थी फोन की यहां लिख देते हैं। तो स्टार्टिंग में 0 मंथ में स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू थी 10,000, क्लियर। अब हर ईयर डिक्रीज हो रही है 800। अब हमें क्या क्या पता लगाना है, आफ्टर 3 ईयर फोन की वैल्यू क्या होगी ये पता लगाना है, एक टेबल बनाना है 0 to 8 ईयर्स का, शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी, यहां पर वी और टाइम से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी और टाइम में क्या रिलेशन आ रहा है वो बताना है, एक्सप्रेशन बतानी है, वही जो पीछे करके आए थे, बस वहां 0 से 10 बताया था, 0 से 7 बताना है। तो थोड़ा सा हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं, ईयर टी और यहां पर वैल्यू वी। तो यहां 0 में 10,000 थी, क्लियर। फर्स्ट मंथ में 800 माइनस कर दो, 800 कम हो गई, 10,000 माइनस 800। सेकंड में 10,000 माइनस 800 फर्स्ट मंथ फर्स्ट ईयर की और 800 सेकंड ईयर की, तो 2 टाइम्स 800, 2 टाइम्स 800 माइनस 800 होगा पहले ईयर की और दूसरे ईयर की। तो हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं 2 इंटू 800, 2 बार 800 माइनस कर दो। थर्ड मंथ में 10,000 माइनस 3 इंटू 800, फोर्थ मंथ में 10,000 माइनस 4 इंटू 800, फिफ्थ मंथ में 10,000 माइनस 5 इंटू 800, सिक्स्थ मंथ में 10,000 माइनस 6 इंटू 800, और सेवेंथ मंथ में 10,000 माइनस, कम हो रही है ना, 7 इंटू 800, और एट्थ मंथ में 10,000 माइनस 8 इंटू 800, क्लियर। अब हमें क्या क्या पता लगा, इनकी वैल्यू सॉल्व करके निकल आएगी कैसे, 10,000 में से 800 माइनस करोगे तो 9,000 क्या आएगा, 0 10 में से 8 गया 2, 9,200 आ गया। यहां पर 10,000 में से माइनस करना है 1600 को, तो निकालिएगा। अब 3 इयर्स के बाद पूछ रहा है तो 3 इयर्स वाला निकाल देते हैं। आफ्टर 3 ईयर 10,000 8 3 24, 2,400 माइनस करना है, 2,400 माइनस करना है, तो आ जाएगा आंसर 0 0 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से यहाँ 2 जाएगा तो 7, 7,600, क्लियर। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 7,600 आ जाएगा इसका आंसर।
तो हम यहाँ एक बार में लिख देंगे 7600। इसका क्या आएगा, 1600 माइनस करोगे तो 0 0 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 8400 हो जाएगी। क्लियर। तो हमारी इसकी पूछी थी तो हमने इसकी बता दी, बाकी आप सब सॉल्व करके लिखेंगे, सबकी वैल्यू लिखेंगे टेबल में बनाते टाइम। 10,000 माइनस 8 4 32, 3200 माइनस करेंगे 10,000 में से, यहाँ पर सारे 8 तक पूरा टेबल कंप्लीट करेंगे। अब रिलेशन बताना है वी और टी में, मतलब जनरल टर्म बतानी है। जनरल टर्म निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे, 10,000 सब में है तो 10,000 लिख देंगे, माइनस सब में है माइनस लिख देंगे, 1 के लिए 1 की मल्टीप्लाई, 1 के लिए 1 की, 2 के लिए 2 की, 3 के लिए 3 की, 4 के लिए 4 की। तो यहां पर टी के लिए टी की हो जाएगी, है ना। जनरल टर्म के लिए तो हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर हम टी लिखेंगे क्योंकि वी और टी में रिलेशन पता लगाना है। और मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 800 की, और ये आ जाएगी वैल्यू। तो वैल्यू क्या हो गई, 10,000 माइनस 800 टी। क्लियर। अब ये डिके है, लीनियर डिके है क्योंकि माइनस आ रहा है, हर ईयर घट रही है वैल्यू, डिक्रीज हो रही है, तो ये लीनियर डिके है। क्लियर। इसका आंसर थर्ड वाले का आपका ये हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। शुरुआत में जो पॉपुलेशन थी विलेज की वो 750 थी। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज, और हर ईयर हर साल 50 पीपल जा रहे हैं पास की सिटी में, उस विलेज के। तो पॉपुलेशन बतानी है आफ्टर 6 ईयर, 0 से 10 ईयर का पूरा टेबल बनाना है, एक्सप्रेशन बताना है, पी और टी में रिलेशन बताना है, जनरल टर्म बतानी है, और क्यों ये लीनियर ग्रोथ है, वाइट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अच्छा, मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। अच्छा, एवरी ईयर हर जो लोग हैं 50 लोग मूव कर रहे हैं पास की सिटी से उस विलेज में। क्लियर। विलेज में आ रहे हैं, विलेज से जा नहीं रहे, विलेज में आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम अ नियर बाय सिटी से विलेज में। तो बढ़ेगी पॉपुलेशन, घटेगी नहीं, हर साल 50 लोग आ रहे हैं। तो अब हम कैसे इसका बनाएंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे टाइम, जो ईयरली है यहां पर हमने लिख दिया ईयर, और यहां पर लिख देंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अब यहां पर स्टार्टिंग में उसकी कितनी थी, 0 मंथ में 750 थी, फर्स्ट मंथ में कितनी हो जाएगी 750 प्लस 1 इंटू 50, एक बार 50 ऐड हो जाएगा, एक 50 लोग ही तो और ऐड होंगे फर्स्ट ईयर में, 50 लोग और आ गए, तो कितनी हो जाएगी 750 प्लस 50 800। सेकेंड में कितनी हो जाएगी 750, तो थी 2 बार 50 हो जाएगी, फर्स्ट ईयर की 50, सेकेंड ईयर की 50, 100। ये मैं डायरेक्टली इसलिए लिख रही हूं क्योंकि हम इससे जनरल टर्म बना लेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे फिर इसको जनरल टर्म में, ऐसे ये इजी रहता है, इससे हमारी जनरल टर्म बहुत अच्छे से इजीली निकल आती है। 800 तो ये हो जाएगा 850, 750 प्लस 100। यहां पर थर्ड में कितना हो जाएगा 750 प्लस 3 इंटू 50, ये हो जाएगी 900। 150 ऐड करेंगे 750 में तो 4 की आ जाएगी, 750 प्लस 4 इंटू 50, ये हो जाएगी 950। फिफ्थ में 750 प्लस 5 इंटू 50, ये हो जाएगी 1000। सिक्स्थ में 750 प्लस 6 इंटू 50, ये 1050 हो जाएगी। अब सेवंथ में 750 प्लस 7 इंटू 50, 1100 हो जाएगी। 10 तक बनाना है, 8 8 9 और 10, ठीक है। 750 प्लस 8 इंटू 50, तो 1150 हो जाएगी। 750 प्लस 9 इंटू 50, 1200 हो जाएगी। 750 प्लस 10 इंटू 50, 500 ऐड करेंगे इसमें तो 1250 हो जाएगी। अब हमने 10 तक तो टेबल बना दी, हमें फर्स्ट का आंसर देना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, हमारा आंसर आ गया 1050। 0 से लेकर 10 तक की ईयर की पूरी टेबल बनानी है, वो हमने दिखा दी, आप ब्लॉक्स बना के दिखाएंगे। एक्सप्रेशन बताना है, रिलेशन बताना है पी और टी में, तो कैसे निकालेंगे, हर जगह 750 प्लस हो रहा है तो 750 प्लस कर देंगे, फिर प्लस का साइन होगा, फिर 1 में 1 की मल्टीप्लाई, 2 में 2 की, 3 में 3 की, 4 में 4 की, 5 में 5 की, तो टी में टी की हो जाएगी।
और किसकी 50 की मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आ गई 750 प्लस 50t, जनरल टर्म। क्लियर। अब इसमें किसी भी ईयर की पूछेगा, आप टी की वैल्यू 1 रखोगे, 750 प्लस 50 1 ईयर की आ जाएगी। 2 रखोगे टी की वैल्यू तो सेकंड ईयर की आ जाएगी। 5 रखोगे, अब आपसे कहेगा 100 ईयर में कितनी पॉपुलेशन आ जाएगी, तो टी की जगह 100 रख दोगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। या 6 ईयर की पूछी थी, टी की जगह 6 रख दोगे तो आपकी 1050 आ जाएगी। इस तरीके से जनरल टर्म का हमारा ये यूज होता है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक टेलीकॉम कंपनी है, वो 600 एक सर्टेन अमाउंट ले रही है किसी स्कीम का। द प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। जो प्रीपेड बैलेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है 15 रुपीज ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, रिचार्ज करने के बाद। तो हमें बताना है, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। मतलब जनरल टर्म x डेज दिया तो जनरल टर्म लिखानी है। व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके। अब देखो कमी होगी 15 रुपए, 15 रुपीज हर ईच डे। रिचार्ज क्या वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो रिड्यूस हो रही है तो घट रही है, तो लीनियर डिके होगा। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन बाद जो ये 600 रुपीज है ये खत्म हो जाएगा। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरीज फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। 1 से 10 तक की टेबल बनानी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम डे, यहाँ पर डेज में टाइम है तो डेज लिख देंगे, टाइम हो जाएगा ये। और यहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू को रिप्रेजेंट आई थिंक एक्स से कर रहे हैं, हाँ बैलेंस से, यहाँ बैलेंस है तो बैलेंस को रिप्रेजेंट कर दिया बी से। स्टार्टिंग में कितना था अमाउंट 600, तो जीरो में 600 था। फर्स्ट डे जब रिचार्ज कर दिया 600 का, प्रीपेड बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा 15 रुपीज से, तो 600 माइनस 15 हो जाएगा, 1 into 15 कर दो। सेकेंड में 600 माइनस 2 into 15 हो जाएगा। थर्ड में 600 माइनस 3 into 15 हो जाएगा। फोर्थ में 600 माइनस 4 into 15 हो जाएगा। फिफ्थ में 600 माइनस 5 into 15 हो जाएगा। सिक्स में 600 माइनस 6 into 15 हो जाएगा। सेवन में 600 माइनस 7 into 15 हो जाएगा। 8 में 600 माइनस 8 into 15 हो जाएगा। 9 में 600 माइनस 9 into 15 हो जाएगा। 10 में 600 माइनस 10 into 15 हो जाएगा। अब यहां पर हमने 10 मंथ का निकाल दिया, पर इसकी वैल्यू निकालनी है तो सारी वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, ये तो रहेगी 600 ही। 600 माइनस 15, 600 में से 15 माइनस करोगे तो 585 आ जाएगा। फिर 585 में से 600 में से 30 माइनस करोगे तो 500 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 600 में से 45, 15 45 होता है, 600 में से 45 माइनस करोगे तो 655 आ जाएगा। 70 55, हाँ। अब यहां पर 4 में 600 में से 15 4 60, 60 माइनस करोगे तो 540 आ जाएगा। फिर यहां पर 600 में 15 5 15 5 15 4 60, 15 75, 75 माइनस करोगे तो 530 25 आ जाएगा। अब यहां पर 600 में से 6 into 15 6 90, 90 माइनस करोगे तो 500 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां पर 7 मंथ में 1595 105 माइनस करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, यहाँ 510 था, 500 प्लस 495 आ जाएगा, 495 आ जाएगा। अब यहाँ 495 में से 5 तो 90 80, 480 आ जाएगा। यहाँ 480 में से 15 माइनस करो 470, 465 आ जाएगा। यहाँ पर 15 और माइनस करोगे तो 60 50, 450 आ जाएगा। इतनी वैल्यू हो गई। अब ये कह रहा है कि x डेज के लिए उसे एक्सप्लेन करना है, तो हम जनरल टर्म निकालेंगे कैसे। यहां पर हमने 600 ही लिखा है तो 600 लिखेंगे, माइनस माइनस 1 में 1 की, 2 में 2 की, 3 में 3 की, तो t में t की हो जाएगी। अब t में किसकी हो जाएगी, 15 की हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास बैलेंस
600 माइनस 15t बी एक्स की वैल्यू। क्यों ये लीनियर डिके है? क्योंकि माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो लीनियर डिके है, कमी हो रही है, रिड्यूस हो रही है वैल्यू। अब क्या कह रहा है कि कितने दिन बाद बैलेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू दी है ना बच्चों, ये हमें जीरो के बराबर लानी है, तो हमें जीरो के बराबर इसको रख देते हैं। तो टी की वैल्यू आ जाएगी कि कितने दिनों बाद बैलेंस जीरो होता है। तो इसमें एक शीट और ऐड कर लेते हैं। हमारे पास ये शीट आई है, इसको व्हाइट कर लेते हैं। 600 माइनस 15t, यही तो आया था बी एक्स। इसको हम जीरो के बराबर रख देते हैं। बैलेंस कब जीरो हो जाएगा? तो बैलेंस को जीरो रख दो, टी की वैल्यू निकाल दो 15t। तो क्या आ जाएगा? 15t को इधर ले आओ, फिर 0 प्लस 15t इज इक्वल्स टू 600। टी की वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 15। 15 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 15 4 जार 60, 15 4 जार 60 और 0, टी की वैल्यू आ गई 40। तो 40 डेज बाद, आफ्टर 40 डेज द बैलेंस विल बी जीरो। 40 डेज के बाद जो बैलेंस है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यही हमें बताना था। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू, हमने टेबल बना दी। और ये बी एक्स क्यू रिड्यूस हो रहा है, मतलब शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। देखो 600 था, 585, 80, 570 हुआ, 450 तक हो गया 10th में, तो रिड्यूस हो रहा है, ये हमने टेबल में दिखा दिया, यही हमें बताना था। आगे देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ नए स्टेप पर नए हेलो अब देखते हैं इन क्वेश्चन में अलग नया क्या करना है। इसमें फाइंड आउट करनी होगी आपको ए और बी की वैल्यूज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज ऑफ फिक्स मंथली फीस। तो सबसे पहले जो हमें लैंग्वेजेस को पढ़ना है, इक्वेशंस में, एक्सप्रेशन में उसको कन्वर्ट करना है, जो हम एक्सप्रेशंस बना रहे थे, और फिर उसको सॉल्व करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अ लीनियर प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेट। A student observed that when she exceeded 10 modules, her bill was 400. When she exceeded 14 modules, her bill was 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules exceed X, according to the relation Y is equals to AX plus B, find the value of A and B. Y is equals to AX plus B, ये मैंने आपको जनरल टर्म बताई थी, इसी में ही वैल्यू रखनी है। टू इक्वेशंस आएंगी, क्लियर, टू इक्वेशंस आएंगी, उसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। टू वेरिएबल होंगे ए और बी, टू इक्वेशंस होंगी, तो हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जितनी इक्वेशंस होती हैं और उतने ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो निकल आती है। जैसे अगर यहाँ पर वन वेरिएबल होता, टू इक्वेशन होती है, थ्री वेरिएबल हो, तो तब वैल्यू नहीं निकल पाती। जितनी वेरिएबल है उतनी इक्वेशन हो तो हम आसानी से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे इसको हम रखेंगे इक्वेशन में। ये कह रहा है कि जो y, जो मंथली बिल है y, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सीड पर x पर। तो यहाँ पर जो y है बच्चों, वो 400 कब बिल आया था? 400 जब बिल था वो आया था कब? जब x की वैल्यू कितनी थी? 10 मॉड्यूल। देखो x तो क्या है? मॉड्यूल्स है, और यहाँ पर y है मंथली बिल, ठीक है, बिल है मंथली y, तो y हमारा मंथली बिल 400 आया जब कितने मॉड्यूल्स करे उसने? 10 मॉड्यूल्स करे। तो ये इक्वेशन तो हमारी आ गई 400, यहाँ लिख देते हैं आगे, 400 इज इक्वल्स टू 10 a प्लस बी। 10 नंबर को आगे लिख दिया, वेरिएबल को बाद में लिख दिया। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकेंड टाइम में कब 500 बिल आया? 500 बिल आया कब? जब कितने मॉड्यूल्स करे? 14 मॉड्यूल्स करे। तो x की जगह 14 रख देंगे, 14 a प्लस बी। तो 500 आ गया हमारा 14a प्लस बी। अब इसमें से a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बहुत ही इजी तरीके से आपको बताती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट इसको लिख लो और इक्वेशन सेकंड इसको लिख लो। अब क्या करना है? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। कैसे माइनस करेंगे? तो देखो पहले लिखोगे सेकंड 500 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख लो 14a प्लस b इज इक्वल्स टू 500, और यहां पर 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 400। माइनस करेंगे तो कैसे माइनस करेंगे? जैसे जनरली माइनस करते हैं, यहां माइनस का साइन, ये प्लस वाला ये माइनस हो जाएगा,
और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो 14a में से 10a माइनस करोगे तो कितना आएगा 4a। b में से b माइनस हो जाएगा, b में से b गया तो 0 आ गया। और यहाँ 500 में से 400 माइनस करोगे तो आ गया 100। a की वैल्यू कितनी आ गई 100/4, दैट इज 4 2s are 8, 4 5s are 25, 4 5s are 20। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 25। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो ये a की वैल्यू आई है इसी इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी रख दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख के देखते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। 400 इज इक्वल टू 10 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है, ए था, ए की जगह रख देंगे 25 प्लस बी। 400 इज इक्वल टू 25 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे 250 प्लस बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, ये इधर जाएगा माइनस में 250। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 400 में से 250 माइनस किया तो आ गया 150। कितना आ जाएगा 150। तो बी की वैल्यू आ गई हमारी 150। मतलब जब ये जो ए और बी की वैल्यू थी इस इक्वेशन में, ये आ गई हमारी ए बराबर 25 और बी बराबर 150। तो इसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई 25 x प्लस बी की वैल्यू आई 150। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशन को, तो आपका ये होगा आंसर। इस तरीके से और भी आगे के क्वेश्चन सेम ही इसी पैटर्न में करने हैं। A gym charges a fixed monthly fees and an additional cost per hour for using the badminton court। एक जिम है जिसमें एक फिक्स तो मंथली फीस है और एक एडिशनल कॉस्ट देनी है जब आप बैडमिंटन खेलेंगे हर आवर की। A student using the gym, एक स्टूडेंट जिम यूज करने गया, ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर, जब उसने 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया, हर बिल वाज 800, तो उसका 800 बिल आया। जब उसने 15 आवर्स के लिए यूज किया तो उसका बिल आया 1100। तो कुछ फिक्स जो अमाउंट है, कुछ फिक्स अमाउंट रही होगी और कुछ पर आवर जो फीस है वो रही होगी। तो इफ द मंथली बिल वाई, जो मंथली बिल वाई है वो डिपेंड करता है, देखो वही इक्वेशन है, वो डिपेंड करता है ऑन द आर ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट एक्स। जो बैडमिंटन कोर्ट एक्स कितने आर के लिए यूज कर रहे हैं उसको तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, और जो बिल है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई से। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर हम देखो 800 बिल आया, वाई तो बिल, वाई से तो बिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो यहां से हमें पता चल जाता है वाई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिल को, और एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट को कितने आवर्स के लिए यूज किया। बैडमिंटन कोर्ट को यूज किया कितने आवर्स के लिए, क्लियर। अब 800 तो ए इंटू कितने आवर्स के लिए यूज किया, जब 800 बिल आया, 800 बिल आया जब उसने 10 आवर्स के लिए यूज किया, 800 बिल आया जब उसने 10 आवर्स के लिए यूज किया, तो ए इंटू 10 प्लस बी, ठीक है। इक्वेशन आ जाएगी 10 ए प्लस बी इज इक्वल टू 800, क्लियर। अब यहां पर दूसरी बार में कह रहा है जब उसने 15 आवर्स के लिए यूज किया तो बिल आया 1100, तो 1100 रखेंगे यहां, और a इंटू 15 प्लस बी, 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100। तो 15 हमने बस इधर का इधर कर दिया है, मतलब इक्वल से हम इधर इधर कर सकते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया क्योंकि दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर हमारी ये आ गई इक्वेशन सेकंड, उसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। 15a प्लस b इज इक्वल टू 1100, बड़ी वाली को ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि आंसर हमारा नॉर्मल प्लस में निकल आएगा, प्लस b इज इक्वल टू 800, क्योंकि 1100 में से 800 हम इजीली माइनस कर सकते हैं। माइनस करिए, माइनस माइनस 15a में से 10a गया तो यहाँ बचेगा 5a, b में से b गया तो 0, 800 9 10 11 300 यहाँ बच गया। a की वैल्यू आ गई 300 अपॉन 5, 5 6 30 0, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 60। अब b की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में a की वैल्यू रख के इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे a की वैल्यू, तो 10 इंटू a की वैल्यू आई 60 प्लस b इज इक्वल टू 800, 600 प्लस b इज इक्वल टू 800, b इज इक्वल टू 800 माइनस 600, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 200। अब यहां से इसका जनरल टर्म निकाल देंगे, y की a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। y इज इक्वल टू आ गई, a की वैल्यू आई है हमारी 60, x प्लस b की वैल्यू आई है 200,
क्लियर। इस तरीके से आप यहाँ पर जो 200 अमाउंट है वो तो फिक्स ही है, मंथली फीस जो फिक्स फीस है वो 200 हो गई और हर आर के उसके 60 रुपीज लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसका जनरल इक्वेशन निकाल दी। जैसे कि इसमें था कि जो फिक्स अमाउंट थी वो 150 थी और जो 25 पर आर पर आर लग रहे हैं, कॉस्ट पर मॉड्यूल लग रहे हैं। ठीक है, यहां पर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड भी हो गया, अब हम थर्ड पर आते हैं। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट। टेम्परेचर को मेजर करें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट में। अब यहां पर व्हेन द गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ए डिग्री एफ डिग्री फॉरेनहाइट प्लस बी, मतलब यहां y देखो हम अभी तक लिख रहे थे y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी लिख रहे थे, तो y की जगह तो डिग्री सेल्सियस लिख दिया है, प्लस a वैसा ही है और x की जगह डिग्री फॉरेनहाइट लिख दिया है और b की जगह b लिख दिया है। इस तरीके से हमारी इक्वेशन होगी। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंफ्यूज मत होना, वही इक्वेशन है, बस सॉरी यहाँ इक्वल आएगा, वही इक्वेशन है बट y की जगह डिग्री सेल्सियस है और x की जगह डिग्री फॉरेनहाइट है। अब यहाँ पर कह रहा है फाइंड ए एंड बी गिवन द आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस and 32 degree Fahrenheit and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit. When degree Celsius is equals to 0, Fahrenheit 32 आएगा। अब यहाँ पर देखो हिंट भी दे दिया, जब आप डिग्री सेल्सियस को 0 रखोगे तो डिग्री फॉरेनहाइट 32 रहेगा, डिग्री सेल्सियस 100 है तो डिग्री फॉरेनहाइट 212 रहेगा। यूज इन इंफॉर्मेशन फाइंड ए एंड बी, दस द लीनियर रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो देखो पहले डिग्री सेल्सियस की जगह हमें रखना है 0 डिग्री सेल्सियस पर था, तो 0 इज इक्वल्स टू ए, उस टाइम पर 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर हो गया, तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से प्लस बी, तो इक्वेशन आ गई हमारी 32a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड बनाएंगे, जब वाटर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस पर हुआ तो 100 इज इक्वल्स टू ए, फॉरेनहाइट कितना था 212 डिग्री फॉरेनहाइट, तो 212 की यहां मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस बी, दूसरी इक्वेशन बन गई 212a प्लस बी इज इक्वल्स टू 100। क्लियर। अब यहां पर से a और b की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल दीजिए। तो पहले हम बाद वाली इक्वेशन रख देंगे 212a प्लस बी इज इक्वल्स टू 100, 32a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, माइनस करेंगे जैसे पहले माइनस कर रहे थे, 212 में से 32 जाएगा तो क्या आएगा 0, 11 में से 3 गया बचेगा 8, 180, बी में से बी जाएगा तो 0 और 100 में से 0 जाएगा तो 100, ए की वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 180, 2 5 10, 2 9 18, 5 अपॉन 9। ठीक है, अब ए की वैल्यू रख दोगे इक्वेशन फर्स्ट में तो पी की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू रखी हमने 32 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 9 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, 32 5 जार करेंगे हम, 32 5 जार 2 5 जार 10 की 0 1 कैरी, 3 5 जार 15 160 अपॉन 9 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू आ गई -160 अपॉन 9, ये आ गई। क्लियर, बी उधर जाएगा, ये 160 अपॉन 9 तो माइनस में जाएगा। अब इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो डिग्री सेल्सियस की, ए और बी की जगह। अब यहां पर हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू आई है 5 बाय 9 डिग्री फॉरेनहाइट प्लस बी की वैल्यू आई है माइनस के 160 अपॉन 9, तो इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया 9, यहाँ जाएगा 5 डिग्री फॉरेनहाइट प्लस माइनस माइनस हो गया 160। ठीक है, अब ये 9 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 5 डिग्री फॉरेनहाइट अपॉन माइनस 160। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसकी जनरल टर्म आ गई, लीनियर रिलेशनशिप आ गया। तो आई थिंक यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो गई है। लास्ट एक्सरसाइज है 2.6। अब ये एक्सरसाइज हमें ग्राफ पेपर पर करनी है, तो आप ग्राफ पेपर निकाल लीजिए, जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे आप इसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करते चलेंगे। Draw the graph of the following set of equation. In each case reflect on the role of A and B. A और B का रोल बताना है। यहाँ पर हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, यही याद रखनी है। पूरे वन शॉट में मैंने आपको यही याद करवाई है। यहाँ पर a क्या है, स्लोप है, a क्या था स्लोप, और b है y इंटरसेप्ट, कि कहां पर ये y को काटेगा।
किस पॉइंट पर ये y को काटेगा, जो b की वैल्यू होगी उस पॉइंट पर y को काटेगा, और ये क्या होगा, स्लोप होगा। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव होगा तो ग्रोथ होगी, नेगेटिव होगा तो डिके होगा। तो इसको कैसे करना है हमें, यहां पर हमने ये लिख दिया, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और जहां पर b की वैल्यू नहीं है, जैसे यहां पर है y इज इक्वल टू 4x, तो b तो है ही नहीं, तो b तो 0 है, तो 0 पर इंटरसेप्ट करेगा, मतलब वहां से वो जो y पर जो लाइन जाएगी वो ओरिजिन से होकर जाएगी, जो भी लाइन है वो ओरिजिन से होकर जाएगी। कैसे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इनसे पॉइंट निकालने हैं। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है और थर्ड है, इससे पॉइंट निकालने हैं। 3 पॉइंट निकालेंगे, फिर उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे और फिर लाइन को मिला देंगे। कैसे, अब देखो यहाँ रखो x बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर भी 0 आ जाएगी। 4 इंटू 0, 0 आ गई। तो एक पॉइंट तो हमारा आ गया 0,0। पॉइंट कैसे निकालते हैं, x, y तो निकालते हैं, तो 0,0। एक बार रख दो x बराबर 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 1, कितनी आ गई 4, तो 1,4। x की वैल्यू रखी जब 1, तो y की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही अब x की वैल्यू रख दो 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 2 जार 8, तो ये आ गया 2,8। तो 3 पॉइंट हमारे इससे निकल आए, 0,0, 1,4 और 2,8। तो ग्राफ पेपर पर ये वाले पॉइंट प्लॉट करने हैं और तीनों को एक स्केल से मिला देना है, ये एक सीधी लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। वही लाइन होगी y इज इक्वल टू 4x की। सेकेंड वाला देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x है, x बराबर 0 रखोगे। नेक्स्ट पेज पर मैं आपको इसको प्लॉट भी करके दिखाऊंगी, बट ग्राफ पेपर आई थिंक इसमें ग्राफ पेपर नहीं है। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 2 इंटू 0, 0 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ गया 0,0। x बराबर रखोगे 1, तो y बराबर आ जाएगा 2 इंटू 1, 2 आ जाएगा, तो 1,2 नेक्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आएगा x बराबर 2 रख दो, तो y आ जाएगा 2 2 जार 4, तो 2,4 आ गया इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड है y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स के लिए देखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो 0,0। x बराबर रखा 1, y बराबर भी 1 आ गया, तो 1,1। आप कुछ भी रख सकते हो, बराबर रख दो 5, तो y बराबर भी आ गया 5, तो ये आ गया 5,5। कितने भी पॉइंट निकालोगे सब एक ही स्ट्रेट लाइन से होकर जाएंगे। सारे पॉइंट निकल आए, अब इनको हम क्या, जो हमारी नंबर लाइन होती है उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये है 0,0, ये पॉइंट है हमारा 0, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ पेपर पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो, मतलब जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, इसलिए ग्राफ पेपर पर आपको ये बनाना है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, माइनस तक वैसे वैल्यू पहुंची नहीं है, तो पहले y इज इक्वल टू 4x की बनाते हैं। तो दूसरे कलर के पेन से बना लेते हैं हम, रेड ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें रखना है 0,0, तो ये वाला पॉइंट तो 0,0 यही होगा, तो ये हो गया 0,0। नेक्स्ट पॉइंट है 1,4, x पर चलेंगे 1, y पर चलेंगे 4, सेकेंड पॉइंट आ गया 1,4। थर्ड है 2,8, 2 पर यहां चले और सॉरी 8 6 7 8, छोटा छोटा कर देते हैं, 8 यहां पर लगा देते हैं, 2,8। अब इन तीनों को स्केल से मिलाना है, ऐसे स्केल से मिलाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन बनेगी। मेरी तो टेढ़ी मेढ़ी बनी है, आप इसको स्केल से मिलाना। देखो स्केल निकाल लेते हैं, स्केल स्केल स्केल, ये आ गया हमारा स्केल, व्हाइट कलर का है, दिख ही नहीं रहा, तो हम इसको कर देते हैं। तीनों पॉइंट को अगर इससे मिलाएंगे स्केल से, दिख ही नहीं रहा स्केल, और टिल्ट करें, देखो स्केल रख के अगर तीनों पॉइंट को मिलाते हैं, अच्छा आगे पीछे हो गया, देखो ये यहाँ पर 2,4 यहाँ पर होगा, मैं थोड़ा सा आगे कर दे, देखो 2,4 यहाँ, तो ये तीनों एक सिंगल लाइन पर आएंगे। इसको कर देते हैं क्रॉस, ये हो गई हमारी लाइन y इज इक्वल टू 4x की।
अब ऐसी दूसरी लाइन के लिए देखेंगे, y इज इक्वल टू 4x की वाली लाइन हो गई हमारी। सेकंड है 0,0 तो यहीं पर ही आ जाएगा। 1,2 1 पे यहां चले 1 और यहां चले 2 तो ये पॉइंट आएगा कुछ कुछ यहां पर, ठीक है। अब यह 2,4 2 पर चले यहां और 4 पर चले यहां, ये तो 1,4 निकाला था, 2 पर चले यहाँ 4 पर चले यहाँ, तो ये लाइन कुछ आएगी ऐसे, इसको स्केल से मिलाओगे तो इस तरीके से। थर्ड वाली लाइन है 0,0 1,1 और 5,5 5 पर चले यहाँ 5 पर चले यहाँ। तीसरी लाइन आएगी जाएगी ओरिजिन से ही, स्केल से मिलाओगे तो इस तरीके से आएगी ऐसे। तो तीनों लाइन मतलब ये स्ट्रेट होती हैं, जैसे मेरी अभी ऊंची नीची हो गई। आप मैप्स ग्राफ पेपर पर स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल सीधी बनेंगी। और ये इधर से ये ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन थोड़ा ऐसे जाएगी और ये वाली लाइन थोड़ा ऐसे जाएगी, तीनों लाइन ये ऐसे जाएंगी आपस में, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पर जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था उस तरीके से इनको प्लॉट करेंगे। ये वाली लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 2x की और ये जाएगी y इज इक्वल टू x की। तीनों लाइन हमारी बन गई। इस तरीके से ये लाइन हमें ग्राफ पेपर पर बनानी है। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, तो अभी मैं इसको या तो मैं इसके लिए एक अलग, जब मैं एंड ऑफ द बुक एक्सरसाइज करवाऊंगी तो इसके लिए ग्राफ पेपर लाके उस पर आपको प्लॉट करके दिखाऊंगी स्केल के साथ, तब आप इजीली समझ पाएंगे। इसमें भी वैल्यू रखनी है, करने ऐसे ही है, एक्स की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू आएगी, पॉइंट निकालेंगे 3, इसके भी 3 पॉइंट, इसके भी 3 पॉइंट, और इसको ग्राफ पेपर पर लगा देंगे। ऐसे इसके दोनों है, ये y इज इक्वल टू 5x, y इज इक्वल टू -5x, इसको भी ऐसे ही करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो फोर्थ भी ऐसा ही है, x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 3 वैल्यू निकालेंगे, फिर ग्राफ पेपर पर रखेंगे, उसकी इक्वेशन निकाल देंगे। फिफ्थ भी ऐसा ही है, मतलब 5 थे इसके, अच्छा 5 के 5 सारे ही ग्राफ पेपर के हैं, तो आप इनको अटेम्प्ट करके देखना। अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में जब एंड ऑफ द बुक एक्सरसाइज की वीडियो लेकर आऊंगी, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज की, तो मैं उसमें ये वाले ग्राफ के पेपर उसमें आपको इंक्लूड करा दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो इसको भी इंक्लूड करा देंगे, और जब हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपकी जो सारी एक्सरसाइजेज है वो हो गई हैं कंप्लीट। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चैप्टर पर चाहिए, आपके सिलेबस में कौन सा चैप्टर आ रहा है। और अगर यहाँ तक ही आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आप हम क्या करेंगे, मैथ्स एडवांस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। अपनी जो समर वेकेशन है उनको यूज करेंगे एडवांस वाला सिलेबस को कवर करने में। जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे तो हम स्कूल के सिलेबस, जो ये आपकी मैथ्स का सिलेबस है, उसको कंटिन्यू कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मिस्टी क्लासरूम को, और अगर आपको नोट चाहिए या फिर टेस्ट पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिससे कि आपका जो समर वेकेशन है उसमें आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।